तैयार बैठे हो बहुत अच्छे से? ज़रा पीछे मुड़ के घर वालों की खुशी देखो कि सुबह 8 बजे उठ रहे हो तुम। तो चलो आज राज खोल देता हूँ, उसके बाद वीडियो चालू करूँगा कि ये सुबह 8 बजे क्यों आना। क्योंकि घर वालों की सबसे पहली प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ये रही है कि तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो। और अगर तुम्हारे पीछे खड़े हुए घर वाले हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं या देख के हैरान हैं कि यार ये बच्चा सुबह 8 बजे उठ के कैसे पढ़ाई कर रहा है, तो देखो तुमने आधी जंग वहीं जीत ली है। तभी तो मैं कहता हूँ कि कॉमर्स बाबा एक एक्सपीरियंस है। जिनको बहाने मारने वो अभी भी बहाने मार रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पाएगा ये और वो, लेकिन तुम लोग चैंपियंस हो। तुम लोगों ने वो कर दिखाया है जो वाकई में आज 2020 का बोर्ड तुमसे डिमांड कर रहा है। एक कमिटमेंट, एक सीरियसनेस। और अगर इसी शिद्दत से और गहराई में तैयारी करनी है या और डिटेल्ड वीडियोस चाहिए कि नहीं भैया हमें तो बहुत ही डेप्थ में जाना है, तो आप सबके लिए सिर्फ एक डिसीजन लिया कि आप सबके पास एक हम्बल बंडल होना चाहिए। तो आप कॉमर्स बाबा की ऐप डाउनलोड कर सकते हो और स्टोर सेक्शन में से हम्बल बंडल ले सकते हो। अगर आपको इन डेप्थ डिटेल्ड वीडियोस चाहिए, कॉमर्स बाबा के गेस्ट पेपर्स चाहिए और कॉमर्स बाबा के वो शॉर्ट नोट्स चाहिए जो बाकी जगह 10-10, 15-15 पेजेस के हैं, आप उनको 3 से 4 पेजेस में निपटा सकते हो। अगर आपको चाहिए, यू कैन ऑलवेज गो टू आवर कॉमर्स बाबा ऐप और स्टोर सेक्शन में 20 डेज प्लेज हम्बल बंडल अवेलेबल है। शुरू कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया। पढ़ाई तो तुम्हारी बहुत मस्त चल रही होगी, लेकिन बाबा जी की बात बड़े ध्यान से सुनना। अगर लास्ट वीडियो में तुम बैलेंस शीट याद करके आ रहे हो तो तुम ऑसम हो, सबसे पहली चीज तो। और उसी बैलेंस शीट के बेसिस पे आज मैं तुम्हें एक्सटेंडेड फॉर्म में रेशियोज याद कराने वाला हूं। तो चलो भैया ऑसम स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले बेहतरीन रेशियोज की हेडिंग के साथ, और वो है हमारे लिक्विडिटी रेशियोज। अब यहां पे जैसा मैंने न जाने कितने वीडियोस में बोला है, तो तुमसे मैं मांग रहा हूं वही कमिटमेंट। कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ और तुम्हारी और मेरी बहुत डिटेल्ड चर्चा होने वाली है। जहां तुम्हें लगता है कि मुझे पॉज करना चाहिए और चीजें लिखना चाहिए, बिल्कुल करो। जहां तुम्हें लगता है बहुत टाइम लग रहा है, अच्छी जगह यूज कर रहे हो, अच्छी बात है, टाइम लग रहा है। ये अगर हमने साल भर दिया होता तो आज डर नहीं होता, और अगर ठीक है थोड़ा बहुत डर भी है तो चलता है यार। प्रोक्रेस्टिनेटर हर एक इंसान होता है अलग अलग चीजों के लिए। सबसे पहले हेडिंग डालो लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर हम सबसे पहला करेंगे करंट रेशियो। देखो भाई, मैंने जितना तुम्हें सिखाया, मैंने जितना तुम्हें बताया पिछले वीडियोस में, पूरा का पूरा चैप्टर उसी से रिलेटेड है। ध्यान देना कैसे। आपको याद रखना है ट्रेडिंग अकाउंट जो मैंने सिखाया, आपको याद रखना है P&L अकाउंट जो मैंने सिखाया, उसके बाद आपको याद रखनी है बैलेंस शीट, अगेन जो मैंने तुम्हें सिखा दी है बहुत अच्छे से कि क्या क्या हेडिंग्स याद रखनी है। तो पहले रेशियो के साथ चालू कर रहा हूं, फिर से बोलूंगा पता नहीं कितनी बार, लेकिन करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है, वही बैलेंस शीट से उठ के आते हैं दो आइटम्स, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब याद रखना, किसी को अगर कंफ्यूजन होता है कि करंट एसेट ऊपर आएगा या करंट लायबिलिटी, तो याद रखने का तरीका है काकल, CA अपॉन CL। इस तरीके से भी याद रख सकते हो। काकल या कल की कोची मत कर लेना फिर, वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखो मैंने तुम्हें खुद ही कंफ्यूज कर दिया, तो इसलिए मैं बता देता हूं क्योंकि A रहता है इसलिए ऊपर आता है और L बाद में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसलिए L नीचे रहता है। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। बाबा जी इतना बोल दिया एक ही चीज पे, मेरा काम है, मुझे हर तरह का बच्चा देखना है। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज हमारा करंट रेशियो होता है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो तुम करंट एसेट्स में मिस आउट कर सकते हो। ऑल्दो मैंने तुम्हें सारे के सारे करंट एसेट्स याद करा दिए थे, 6 जो थे ऑब्वियसली 6 सब पॉइंट्स थे करंट एसेट्स के, वो मैं तुम्हें याद करा चुका हूं। लेकिन मुझे कुछ चीजों को यहां पे हाईलाइट करना पड़ेगा जब तुम क्वेश्चंस करोगे उसके लिए। पहली चीज ये गलती से भी मत भूलना कि रेशियोज निकालते वक्त करंट इन्वेस्टमेंट्स को भी करंट एसेट्स का पार्ट माना जाता है। दूसरी चीज, जब तुम इन्वेंट्रीज को लोगे, यानी स्टॉक को, यानी क्लोजिंग स्टॉक को, मैं हर एक डिटेल बता रहा हूं, लिखते चलना, मुझे तुम्हारा यहां पे कमिटमेंट चाहिए। तो जब भी तुम क्लोजिंग स्टॉक को लिखोगे, जब भी तुम इन्वेंट्रीज को लिखोगे, तो तुम्हें लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को नहीं लेना है, क्योंकि उनको हम फिक्स्ड एसेट की तरह काउंट करने लगते हैं।
तो करंट एसेट्स में स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स को नहीं लिया जाएगा जब भी तुम इन्वेंट्रीज को लेके चल रहे हो। और अगर अलग से लिखे भी दिखे तो ऐसे अवॉइड कर देना जैसे तुम उन्हें कभी जानते ही नहीं थे। फिर बात कर लेता हूं करंट लायबिलिटीज की। तो जो करंट लायबिलिटीज होता है उसके अंदर याद रखना कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स यानी बैंक लोन अगर वगैरह दिया हुआ है, अगर कोई भी बैंक लोन टाइप का चीज दी हुई है और अगर वो शॉर्ट टर्म बैंक लोन है तो कृपया करके उसको करंट लायबिलिटी का पार्ट बनाना मत भूलना। ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जो तुम अभी तक गलत करते हुए आ रहे थे। फाइनली करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। जो आइडियल रेशियो हम मान के चलते हैं इसके अंदर वो है, लिख लो जल्दी से कॉपी में, 2:1। फिर सेकंड आ जाते हैं हमारा लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। अब ये जो लिक्विड रेशियो होता है ये टोटलिटी जो करंट एसेट्स दिए हुए हैं उसमें से तुम्हें दो चीजें माइनस करके निकालना पड़ता है। फॉर्मूला वही है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज वाला, बस जो करंट एसेट्स हैं उसमें से दो आइटम्स तुम्हें नहीं लेने हैं। तो वो दो आइटम्स कौन से हैं? पहला आइटम जो तुम्हारे करंट एसेट्स के अंदर ही होता है और वो है तुम्हारी इन्वेंट्रीज। अब इसी इन्वेंट्रीज को तुम्हें करंट एसेट्स में से माइनस करना है। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। अगर पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है और करंट एसेट वर्ड लिखा हुआ है, मतलब करंट एसेट दिए हुए में भी 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, तो उसमें से फिर जो अलग से इन्वेंट्रीज दी है या स्टॉक दिया है या क्लोजिंग स्टॉक दिया है उसे तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि करंट एसेट का टोटल सम दिया हुआ है और उसके अंदर वो इन्वेंट्रीज भी होगी ही ऑटोमेटिकली। बट ऑब्वियस है करंट एसेट्स मतलब सब करंट एसेट्स, चाहे वो इन्वेंट्रीज ही क्यों ना हो। तो अलग से अगर इन्वेंट्री दी है तो करंट एसेट से कर दो उसको माइनस। ये पहला तरीका हो गया। दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं कि आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में से आपको आइटम्स उठाने हैं, तो जब आप आइटम्स उठाओ तो पूरे करंट एसेट्स उठाना, बस इन्वेंट्री को मत लेना, बस इतना सिंपल है। तो या तो उसको काउंट ही मत करो या करंट एसेट्स दिए हुए हैं तो उसमें से इन्वेंट्रीज को माइनस कर दो। इसी के साथ साथ एक और आइटम होता है जो करंट एसेट में से माइनस किया जाता है लिक्विड रेशियो निकालने के लिए, और वो होते हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हम सेम वैसे ही करते हैं जैसे इन्वेंट्रीज के बारे में मैंने बताया। अगर करंट एसेट्स टोटल में दिए हुए हैं तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी माइनस कर दो, और अगर ऐसा नहीं है, बैलेंस शीट दी हुई है, तो दो आइटम्स को इग्नोर करते हुए चलना है जब टोटल ऑफ करंट एसेट्स लोगे लिक्विड रेशियो के लिए। और वो दो कौन से आइटम है? पहला आपकी इन्वेंट्रीज, दूसरा आपके, मेरे को सुनाई नहीं दिया, हाँ बिल्कुल सही है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ना वो प्रीपेड इंश्योरेंस हो सकता है, प्रीपेड रेंट हो सकता है, कुछ भी दिया हो सकता है, आपको उसको माइनस करके चलना है। यहां पे मैंने तुम्हें बताया कि लिक्विड रेशियो कैसे निकालना है। एक बार फिर से बोलता हूं, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस होल अपॉन करंट लायबिलिटीज। नाउ इसके आइडियल रेशियो की बात कर ले तो ये होता है 1:1। प्योर रेशियो में दिखाया जाता है तो 1:1 आपका हो गया। ये आइडियल रेशियो लेके चलते हैं हम। मैंने आपको दो रेशियो याद करा दिए। पहला करंट रेशियो, वो था करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। दूसरा हुआ आपका लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो, वो था करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस होल अपॉन करंट लायबिलिटीज। थर्ड चालू करने से पहले मुझे यह बताना पड़ेगा कि नेक्स्ट हमारी हेडिंग जो है वो हमारी हेडिंग है सॉल्वेंसी रेशियोज की। मतलब मैंने आपको अभी लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर दो करवा दिए, अब मैं सीधे आऊंगा भाई हमारे सॉल्वेंसी रेशियोज पे। सॉल्वेंसी रेशियोज बेसिकली ये बताते हैं कि बिजनेस कितना सॉल्वेंट है, मतलब बिजनेस कितना अपने ऊपर डेट उठा सकता है या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, जो भी तुम उसे कहना चाहो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रेशियो के साथ, और वो पहला रेशियो है तुम्हारा डेट टू इक्विटी रेशियो, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। लेकिन बाबा जी का फ्लेवर लगना तो जरूरी है ना। इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड, ये तो तुम समझ गए कि ये बैलेंस शीट का कौन सा पोर्शन है। शेयर होल्डर्स फंड अगर मैं बोलता हूं तो उसके अंदर दो चीजें लेके चलते हैं अपन, शेयर कैपिटल भी और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी। अब मैं बात करूंगा कंफ्यूजन की, क्योंकि तुमने साल भर प्रैक्टिकल्स भी किए, न्यूमेरिकल्स भी किए, एग्जांपल्स भी किए, फिर भी आंसर नहीं आता है। यही तो प्रॉब्लम है ना, और यही तो तुम और मैं एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो क्वेश्चन कराने से ज्यादा जरूरी है तुम्हारे कंसेप्ट्स बनाना, और वही 20 डेज प्लेज का एजेंडा है। तो सुनो बड़ा ध्यान से सुनो बेटा। इसके अंदर क्या होगा, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्विटी, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर बुक, मैं बात कर रहा हूं सीबीएसई गाइडलाइन की, इक्विटी दिया हुआ है या शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है, तो हम ये मान के चलेंगे दिस इज एन अजम्पशन टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन दैट इसके अंदर शेयर कैपिटल भी पूरा है और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी पूरा है। यानी अलग से अगर इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है तो नीचे गलती से ऐड मत कर देना, क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी बनता ही है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस से। तो ये दोनों
मिलके दिए हुए हैं, तुम्हें अलग से कुछ नहीं करना। फिर आ जाते हैं डेट की बात पे। अब बाबा जी डेट में अपना फ्लेवर लगा दें, तो मिर्च मसाला कुछ ऐसा कहता है कि ये डेट कुछ नहीं है, बस नॉन करेंट लायबिलिटीज़ है। ये डेट में आपको जो मैंने नॉन करेंट लायबिलिटीज़ याद कराई हैं, वो सारी नॉन करेंट लायबिलिटीज़ लिखनी है। मैं 2 मिनट के लिए ऐसे अजीब सा पोज बना के यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ और ये एकदम से सोच लेता हूँ कि तुम वहाँ पे मुझे सुना रहे होगे कि नॉन करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर वो 4 आइटम्स क्या क्या आते हैं। ठीक है, ओके, बोल रहे हो तुम, है ना? ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ और अच्छा अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो अपने तुम्हारे और मेरे बीच में ये बात हो गई कि तुमने मुझे सुना दिया और मैंने तुमसे सुन लिया। तो नॉन करंट लायबिलिटीज तुम्हें पता है क्या होती है। अब इसके अंदर और कैसे आ सकता है? डिबेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटीज होती है, यानी डेट के अंदर लिया जाता है। फिर उसके बाद अगर मैं नीचे आता हूं शेयर होल्डर्स फंड के अंदर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब जो होता है रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है। तो इन सबको मिला दो और ऊपर डेट ले लो, जो मैंने बताया डिबेंचर्स हो गया, लॉन्ग टर्म बैंक लोन वगैरह हो गया, ये सब जो है पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, या कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी अगर तुमने बना के रखा हुआ है, तो वो सब इसका पार्ट हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज का। और जो शेयर होल्डर्स फंड है वो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि उसके अंदर क्या क्या आ रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये कंप्राइज होती हैं डेट यानी नॉन करंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स फंड, जो मैं बता ही चुका हूँ। चलो अब थोड़ी फनी सिचुएशन की बात कर लेते हैं, जहाँ पे ये लोग तुम्हें है ना फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम लोग तो बाबा जी के भक्त हो और तुम लोगों को पता है कि बाबा जी ने जब सब कंसेप्चुअली सिखाया हुआ है तो ये कितना भी घुमा ले ये कर नहीं सकते वो काम। तो चलो बात करते हैं। मैंने तुम्हें सिखाया कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर पहली हेडिंग होती है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरी हेडिंग होती है नॉन करंट लायबिलिटीज़, तीसरी हेडिंग होती है करंट लायबिलिटीज़। फिर जब बात करते हैं एसेट्स की, तो एसेट्स के अंदर 2 हेडिंग्स होती हैं। बेसिकली पहली होती है नॉन करंट एसेट्स और दूसरी होती है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर मैंने सिखाया था कि पंच तत्व होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स हो जाते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो जाते हैं, उसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट्स भी हो जाता है और फिर अदर्स भी हो जाते हैं। और मैं ये भी सिखा चुका हूं कि फिक्स्ड एसेट्स के अंदर टेंजिबल, इंटेंजिबल और पता नहीं क्या क्या होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। अब मैं ये तुम्हें क्यों याद करा रहा हूं? क्योंकि मुझे तुम्हें बनाना है चालाक। जब बाकी लोग बैठ के क्वेश्चन बेवकूफ़ों जैसे सॉल्व कर रहे होंगे तो तुम अपने कंसेप्ट बिल्डअप करके वो क्वेश्चन पे सीधे निंजा जंप लगा चुके होगे। समझ रहे हो ना? अब वो कैसे, ज़रा ध्यान से सुनो। क्वेश्चन तुम्हें घुमाएगा कैसे? क्वेश्चन तुम्हें शेयर होल्डर्स फंड में भी डायरेक्टली नहीं देगा, या जो वो शेयर कैपिटल वाला है ना शेयर होल्डर्स फंड, वो डायरेक्टली नहीं देगा, या डेट डायरेक्टली नहीं देगा। अब मैं तुम्हें बता चुका हूँ, या तुम्हारी और मेरी सीक्रेट टॉक हो चुकी है कि जो डेट होता है वो नॉन करंट लायबिलिटी होता है। सब दे देंगे, पूरा एसेट साइड दे देंगे वो पूरा, और बस लायबिलिटीज़ में से दे देंगे तुम्हें करंट लायबिलिटीज़। ठीक है भाई, अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ना डेट दिया है इनने ढंग से, ना इक्विटी दिया है ढंग से। इक्विटी चलो दिया भी है, कैसे निकालूं? सीधी बात यह है, आपको मालूम होगा एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज होते हैं। मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट का एक पोर्शन हो गया और एसेट्स बैलेंस शीट का दूसरा पोर्शन हो गया। अब एसेट्स का जितना टोटल होगा भैया उतना ही तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का होगा। बैलेंस शीट तो मैच होना चाहिए ना भाई। सोच लिया, समझ लिया। अब कर क्या सकते हैं? सारे एसेट्स उठाना चालू कर दो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिया हुआ है, टेंजेबल एसेट दिया हुआ है, इनटेंजेबल एसेट दिया हुआ है, सारे एसेट्स को प्लस करना चालू कर दो, क्योंकि बाबा जी बैलेंस शीट सिखा चुके हैं। जितने एसेट्स हैं सारे प्लस कर दो, उसमें जितने करंट एसेट्स हैं वो भी प्लस कर दो। सब लाइन से प्लस कर दिए तो तुम्हें बैलेंस शीट का एसेट्स का टोटल पता चल गया। अब कोइंसिडेंटली, एक्सीडेंटली जितना एसेट्स का टोटल है बैलेंस शीट का उतना ही तो लायबिलिटीज का होगा। तो तुमने क्या किया, एसेट्स का जो टोटल किया उसको अज्यूम कर लिया कि जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल है वो भी उतना ही होगा। उससे तुम्हें सिर्फ किसका माइनस करना है? करंट लायबिलिटीज का। जैसे ही करंट लायबिलिटीज तुमने माइनस किया तो जल्दी से बताओ, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में अगर करंट लायबिलिटीज हटा दूं तो बाकी 2 हेडिंग्स क्या बचती हैं? पिछले वीडियोस में बैलेंस शीट सीखी है ना, तो वो 2 हेडिंग बचती है। पहली शेयर होल्डर्स फंड, दूसरी बचती है नॉन करंट लायबिलिटीज। अब तुम्हें भी मालूम है कि ये 2 चीजें आ चुकी हैं, मैंने बहुत अच्छे से सिखाया। तो चलो नोट डाउन करो जरा कि ये जो शेयर कैपिटल है, यानी मतलब शेयर कैपिटल तो माफी चाहूंगा मैं आपसे, ये जो शेयर होल्डर्स फंड है और उसके साथ साथ ये जो नॉन करंट लायबिलिटीज है, कहीं पे लिख लो, दोनों को प्लस करने से बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। इससे पता चलता है कि आपने बिजनेस में कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया है। अब बस आपको कुछ नहीं करना,
किसी एक को इसमें से माइनस कर देना है, जो भी मिसिंग है वो निकल आएगा। अगर डेट निकालना है तो ये जो टोटल आया था करंट लायबिलिटीज माइनस करने के बाद टोटल में से आपको क्या करना पड़ेगा, जो शेयर होल्डर्स फंड है उसको माइनस करना पड़ेगा। अगर शेयर होल्डर्स फंड निकालना है तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड में से आपको डेट माइनस करना पड़ेगा। और डेट यहां पे कॉन्टेक्स्ट में जब भी बोलूंगा ये मत बोलना बाबा जी आप करंट लायबिलिटी की बात कर रहे हो क्या, नहीं। whenever I am talking about that debt it is always about the non current liabilities। तो देखो भाई कितनी टेक्निकलिटी मैंने तुम्हें सिखा दी, कैसे कैसे कंफ्यूज कर सकते हैं। ये उनको कंफ्यूजन होता है जिनको बैलेंस शीट याद नहीं है, इसलिए तो मैं इतना एम्फसाइज कर रहा हूं कि जब बात करी ली है कमिटमेंट की, जब बात करी ली है कि शिद्दत से पढ़ना है, तो क्यों ना ऐसे पढ़े और बढ़िया बैलेंस शीट याद करें। उसके बाद देखते हैं कौन कंफ्यूज करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये डेट टू इक्विटी रेशियो आपको बहुत लोग बताएंगे कि प्योर रेशियो में आता है या आइडियल रेशियो इसका होता है, लेकिन किसी बुक में कोई आइडियल रेशियो नहीं लिखा हुआ है। तो देयर इज नो आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो। हाँ मुझे मालूम है कुछ चिल्लाने लगते हैं 2:1, गलत है ना, ओवर स्मार्ट नहीं बनते। देयर इज नो आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो। 2:1 मैक्सिमम रेशियो है प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई इन इंडिया, इसलिए वो हाइप बन गई है कि 2:1 आइडियल रेशियो होता है, फालतू बातें करते हैं। लेकिन जो कंपनीज जो मार्केट में इंडस्ट्रियल रेशियो जो चलता है, जो मार्केट में ट्रेंड चलता है, वो नियर अबाउट 1.67:1 का रेशियो चलता है डेट टू इक्विटी का। अगर ऐसा पूछते हैं कि इंडस्ट्रियल रेशियो क्या है तो आप 1.67:1 उसमें नोट करके दिखा सकते हो कि भैया इतना कुछ चलता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैसा डेट टू इक्विटी रेशियो बेटर है, तो जितना कम डेट होगा रेशियो को उतना बेटर माना जाता है। द लोअर द डेट द गुड द रेशियो इज। तो अगर कभी ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट में पूछ ले तो कृपया करके इस चीज को मेंशन कर देना। अब जैसे मैंने बताया सॉल्वेंसी बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटस बताता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसी बात पे सेकंड रेशियो पे आ जाते हैं जिसको नाम दिया जाता है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ना अगर कोई भी मनी लेंडर होगा जो कि बिजनेस को कहीं ना किसी कॉन्टेक्स्ट में लोन एडवांस करना चाहता है, तो बिजनेस के सबसे पहले एसेट्स को स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा। यानी वो देखेगा कि जो एसेट्स बिजनेस के पास हैं क्या वो डेट को कवर कर भी पा रहे हैं या नहीं। एसेट्स हैं 5 लाख के और डेट लेके रखा है तुमने 10 लाख का, दैट इज नॉट जस्ट पॉसिबल इन रियल लाइफ। और ये जो टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला होता है ये इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, इट इज काइंड ऑफ अ कंपैरिजन बिटवीन ऑल द एसेट्स अ कंपनी इज हैविंग इन रेफरेंस टू द डेट्स द कंपनी इज हैविंग। कंपनी को जो भी बोरोइंग्स हैं, जो भी उनने लेके रखी है। नाउ मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं यहाँ पे, whenever it comes to debt जनरली हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को लेके चलते हैं। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखना नॉन करंट लायबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे जब भी बात करूं। तो यहाँ पे जब मैंने डेट की बात की तो डेट आपने ले लिया, टोटल एसेट्स को भी आपने ले लिया। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बता सकता कि इसका आइडियल रेशियो क्या है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अब मैं यहाँ पे टर्म यहाँ पे कोट कर रहा हूँ एग्जाम्पल। तो जब भी मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा आपसे तो मतलब मैं ये बता रहा हूं कि हाइपोथेटिकली क्या हो सकता है। हाइपोथेटिकली ये माना जाता है और कंपनीज ये रख के चलती हैं कि कंपनी के टोटल एसेट्स, चाहे वो करंट एसेट्स हो चाहे वो नॉन करंट एसेट्स हो, दोनों को मिला के मैं बोल रहा हूं, जो कंपनी के टोटल एसेट्स हैं दे शुड बी एटलीस्ट 2 times ऑफ द अमाउंट ऑफ डेट अ कंपनी इज हैविंग। यानी अगर कंपनी के टोटल एसेट्स 2 लाख के हैं तब कंपनी का डेट 1 लाख तक का होना चाहिए। और तब जो मनी लेंडर्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं कि नहीं यार ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, और इसलिए टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो को लिया जाता है ये फिगर आउट करने के लिए कि कंपनी कितना और डेट ले सकती है। तो जनरली बात यही अच्छी है, द हायर द एसेट्स अ कंपनी इज हैविंग इन कंपैरिजन टू द डेट, बहुत अच्छी बात है। सो मोर एंड मोर ऑफ टोटल एसेट्स आर नीडेड टू बी देयर एंड लेसर ऑफ डेट शुड बी देयर। तो इससे जो बाकी मनी लेंडर्स आगे फ्यूचर में आपको लोन देना चाहते हैं वो बड़े आराम से दे देते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जब वो आपको लोन देंगे तो बदले में आपको मॉर्टगेज क्या रखना पड़ेंगे, अपने एसेट्स, क्योंकि उनके पास तो यही गारंटी है कि अगर आपने लोन लौटाया नहीं तो आपके एसेट्स बेच के लोन का पैसा ले लिया जाएगा, रिकवर कर लिया जाएगा। थर्ड आ जाते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। और मुझे अगेन आपको यह बताना पड़ेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे दिखती है इसमें। तो प्रोप्राइटरी रेशियो यह बताता है शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। इससे यह पता चलता है कि कंपनी के पास कितना शेयर होल्डर्स फंड है और उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं। नाउ शेयर होल्डर्स फंड को ऊपर क्यों लिया और एसेट्स को नीचे क्यों लिया, क्योंकि इससे यह रेशियो पता चलता है कि कितना शेयर होल्डर्स फंड यूज हुआ है उन एसेट्स को एक्वायर करने में, टोटल एसेट्स को एक्वायर करने में। फायदा इससे पता है क्या है, इसको देखा जाता है फ्रैक्शन में और बोला जाता है हायर द रेशियो हायर द सेफ्टी फॉर द लेंडर्स एंड द क्रेडिटर्स। क्यों, देखो यार बात सुनो, शेयर होल्डर्स फंड जितना, ये जो रेशियो है ये जितना हाई होगा या शेयर होल्डर्स फंड के कंपैरिजन में जितना टोटल एसेट्स होगा, जो भी फ्रैक्शन इसमें होगा, हायर रेशियो ये बताएगा कि हाँ भैया शेयर होल्डर्स फंड अभी भी हमारे पास अवेलेबल है कैश में,
और हमने उससे इतने ज़्यादा एसेट्स भी नहीं उठाए। मान लो हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड 5 टाइम्स है ऑफ द टोटल एसेट्स, मतलब वी स्टिल हैव द मार्जिन अवेलेबल। हमारे पास अभी भी शेयर होल्डर्स फंड काफ़ी बचा हुआ है और यही क्रिएट कर देता है सेफ्टी मार्जिन। बाबा जी इसको जब तक अच्छे से नहीं समझाएंगे तब तक अंदर से खुद भी अच्छा फील नहीं करेंगे। तो मैं इसको तुम्हें बहुत अच्छे कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ। देखो भाई, शेयर होल्डर्स फंड आपके पास 5 टाइम्स है, आपको उसके बदले में 1 लाख के टोटल एसेट्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पे मार्जिन जो चल रहा है ना, ये 4 लाख का है। जो लेंडर्स होंगे, मनी लेंडर्स होंगे और जो हमारे क्रेडिटर्स होंगे, वो इस चीज़ की ठंडक पा जाएंगे कि चलो इनके पास अभी 4 लाख रुपए कहीं ना कहीं कैश में अवेलेबल है। मैं बहुत 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 बेसिक लेयर पे बता रहा हूँ, मुझे जज मत करने लगना इस चीज़ से। मैं बस चाह रहा हूँ कि हर एक वो बच्चा जो वीडियो देख रहा है उसके दिमाग में बैठ जाए। शेयर होल्डर्स फंड आया 5:1 का, मतलब तुम्हारे पास 5 लाख का शेयर होल्डर्स फंड है और सिर्फ 1 लाख के टोटल एसेट्स है। इससे पता ये चल रहा है यू स्टिल हैविंग 4 लाख अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल विथ यू। नाउ दिस 4 लाख रुपीज विच यू आर हैविंग, मे बी ये जो 4 लाख रुपए है, मनी लेंडर्स जो हैं और क्रेडिटर्स जो हैं, वाई दे विल फील सेफ अबाउट इट, जो ये मार्जिन तुम्हारे पास है, बिकॉज वो जानते हैं कि अगर ये बंदा कहीं ना कहीं प्रॉफिट में से इनको रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स देने में कहीं ना कहीं हिचकिचाता है या इसके पास प्रॉफिट नहीं होता है, लॉसेज होने लगते हैं, तो ही और दैट पर्टिकुलर कंपनी इज स्टिल हैविंग दैट मार्जिन ऑफ कैपिटल जिसमें से ये रिकवरी का पैसा दे सकते हैं, या जो भी क्रेडिटर्स का पैसा पेंडिंग है वो दे सकते हैं, या मनी लेंडर्स का जो भी पैसा है वो दे सकते हैं। तभी इस मार्जिन को ऐसे देखा जाता है कि जितना अच्छा मार्जिन होगा उतना सबके लिए अच्छा है, क्योंकि सब लोग उससे पैसा निकलवा सकते हैं, इवन दो कंपनी को प्रॉफिट्स हो रहे हो चाहे नहीं हो रहे हो, इवन लॉसेस भी हो रहे हो। यहाँ पे कंपनी सेफर साइड में चली जाती है। बस बात इतनी है, इससे ये पता चलता है कि कितना शेयर होल्डर्स फंड यूज हुआ है टोटल एसेट्स को फाइनेंस कराने में। जितना ज़्यादा रेशियो होगा उतना बेटर होगा मनी लेंडर्स के लिए और क्रेडिटर्स के लिए। इसको शो किया जाता है फ्रैक्शन में, कोई बड़ी चीज नहीं है। शेयर होल्डर्स फंड में तो मैं बता ही चुका हूं, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स इन सरप्लस से बनता है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट को कितनी बार कवर कर लेता है। तो इसका फॉर्मूला कहता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट टू बी पेड, या अगर आपकी बुक के हिसाब से बताऊं तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। यहां पे मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट्स के इंटरेस्ट की ही बात करूंगा। तो यहां पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ने क्या बताया कि भैया प्रॉफिट मान लो हुआ आपका 5 लाख, इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन आ रही है आपकी सिर्फ 1 लाख, तो 5 लाख अपॉन 1 लाख रेशियो आया 5:1 का। मतलब जो आपका प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट को कम से कम 5 बार कवर अप कर सकता है। आपका प्रॉफिट इतना बलवान है, तो ये जो प्रॉफिट होता है ये बड़ा अच्छा माना जाएगा इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। इससे पता चलता है कंपनी अगेन कितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि कंपनी को इंटरेस्ट से फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि कंपनी अगर चाहे तो इंटरेस्ट को 5 बार कवर अप कर सकती है। नाउ क्या रीजन है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है? क्योंकि वही प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला जिसमें से इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर टैक्स लगेगा, इसलिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को लिया जाता है। तो अगेन मैं फॉर्मूला बता देता हूं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी जो हमारी नॉन करेंट लायबिलिटीज होती हैं उस पर लगने वाला इंटरेस्ट। नाउ एक चीज यहां पे ध्यान रखना कि यहां पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को याद रखना जरूरी है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इसमें काउंट नहीं हो रही है, सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स काउंट हो रही है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपको वही चीज याद होनी चाहिए। नाउ ये जो रेशियो है आपका, ये कोई ऐसा आइडियल रेशियो नहीं होता, कुछ ऐसा नहीं होता, फ्रैक्शन में इसको दिखाया जाता है ताकि पता चल सके कि कितना आपके पास प्रॉफिट होना जरूरी है। और ऑब्वियसली हायर द प्रॉफिट हायर विल बी द बेनिफिट फॉर द फर्म, ऑब्वियस सा है। तो आज भाई हमने 2 तरह के रेशियोज कर लिए, लिक्विडिटी रेशियोज और सॉल्वेंसी रेशियोज। अब कल जब मैं आऊंगा तो मैं तुम लोगों को करवाऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग रेशियोज, और वो कहलाते हैं तुम्हारे एक्टिविटी रेशियोज। उसमें थोड़ी सी जद्दोजहद और मेहनत करनी पड़ेगी, तो तैयार रहना कल के वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।